गुड मॉर्निंग। हम एट्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे मेन फीचर्स या सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने 5 फीचर्स देख लिए थे। आज अपना जो छठा है, नहीं सॉरी 4 देख लिए थे, आज अपना 5वां है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो, एक लेजिस्लेचर होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो होता है, जो मेकिंग रूल्स, कानून बनाने का काम करता है, उसे हम भारत में उसे संसद कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में उसे हम पार्लियामेंट कह सकते हैं। इस पार्लियामेंट में कौन होता है? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड बाई अस, इलेक्टेड बाई पीपल। भारतीय संविधान जो हमने पीछे भी देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है किस चीज़ की? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सफ्रेज होता है राइट टू वोट। अडल्ट मीन्स जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सुविधा देता है कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र होने के बाद हमें राइट टू वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसमें सुप्रीम कौन होता है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो फिर पार्लियामेंट ही जो है, संसद ही वो है, सुप्रीम होती है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है, ये जो संसद है, ये हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं हमारे लिए। छठा, सिक्स्थ जो अपना फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कि जो पावर हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हमने पढ़े थे। लेजिस्लेचर होता है एक, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, और जो थर्ड वन है वो कौन सा है? अपना जुडिशरी। जुडिशरी, इसे हम हिंदी में व्यवस्थापिका बोल देते हैं, इसे कार्यपालिका, और ये न्यायपालिका। ये हमने पिछले वीडियो में इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अच्छा, इसका काम होता है मेकिंग रूल्स, कानून बनाने का, और इसका इम्प्लीमेंट करने का, और इसका इंटरप्रेट करने का, व्याख्या करने का। कोई भी कानून बना है उसे इंटरप्रेट करता है कौन? जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों के ही जो पावर हैं वो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग तीनों के पावर हैं। यही होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। और ये जो तीनों हुए वो एक दूसरे के कार्य को, एक दूसरे के पावर्स को, एक दूसरे के द्वारा बनाए गए रूल्स को चेक करते रहते हैं, इसलिए इनमें बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। बैलेंस ऑफ पावर एक कंसेप्ट है, शक्ति का संतुलन, वो बना रहता है, क्योंकि तीनों के ही जो काम हैं वो अलग अलग हैं और वो क्लियरली डिफाइंड हैं। ये तीनों क्या होती हैं, इसके बारे में एक पूरा वीडियो लेक्चर हमने पिछला पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लेना। अगला अपना फीचर है फंडामेंटल राइट्स। हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ये फंडामेंटल राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? अधिकार। फिर इसे हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? फंडामेंटल का मतलब है कि मौलिक। एक अगर आप इंसान हैं तो ये राइट्स तो आपको मिलने ही चाहिए। एक इंसान को गरिमामय जीवन बिताने के लिए, शान से जीवन बिताने के लिए, इंसान के रूप में जीवन बिताने के लिए आपको ये राइट्स मिलने ही चाहिए। इसलिए हम इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो गारंटी देता है हमें हमारे बेसिक राइट्स की, कि आपको कुछ राइट मिलेंगे, कुछ अधिकार आपको मिलेंगे। बेसिक राइट्स की हमें गारंटी देता है, और यही जो बेसिक राइट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ये जो है ना बेसिक राइट्स, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए तो ज़रूरी हैं ही, साथ साथ में किसी भी इंसान के लिए
उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। इसलिए भी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए, बहुत नेसेसरी हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एक और चीज़ हमें प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं किस चीज़ को, गवर्नमेंट को अपने पावर का मिसयूज करने से भी ये जो ना फंडामेंटल राइट्स ये रोक देते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को कुछ भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं। 8th जो अपना पिक्चर है फंडामेंटल राइट्स, इसको कौन कौन से फंडामेंटल राइट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है हम देख लेते हैं। पहला है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी का मतलब क्या हो गया, समानता का अधिकार। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन इज सेम बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब समान हैं, ठीक है। किसी के साथ उसकी कास्ट के आधार पे, रेस के आधार पे, बेसिस ऑफ हिज रिलीजन, बेसिस ऑफ हिज प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधार पे हमें डिस्क्रिमिनेट उसको नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाता है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। एक थी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है, टच होना होता है छूना, अनटचेबिलिटी होता है अस्पृश्यता, हिंदी में बोलते हैं हम इसे अस्पृश्यता। यानी पहले इस आधार पे जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ भेदभाव होता था, उसको हम पानी नहीं, उसको जो है ना लोग पानी नहीं छूने देते थे, उसके स्पर्श से दूर रहते थे, मतलब उसको इतना थे कि उस खाट पर भी नहीं बिठाते थे। तो इसे भी भारतीय जो गवर्नमेंट राइट टू इक्वलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरी तरह से इसे गलत मानता है, निषेध करता है, इसे रोकता है अनटचेबिलिटी को। और ये एक होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर भी ये सबको समान अवसर देता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब हो गया या जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उन सब में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये भी तय करता है राइट टू इक्वलिटी। सबको भारतीय संविधान जो है वो समानता का अधिकार देता है। दूसरा राइट है अपना राइट टू फ्रीडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है हमें, कुछ फ्रीडम देता है, किस चीज़ की, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ बोलने की, एक्सप्रेसिंग, खुद को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं बोल सकते जो मतलब देश को तोड़ने वाला हो, देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हम बोल सकते हैं, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। एसोसिएशंस, वी कैन मेक एसोसिएशंस, हम संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी फ्रीली बिल्कुल आज़ादी से कहीं आ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कि देश में कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर, कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम का मतलब ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, बाकी हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, ये सब हैं राइट टू फ्रीडम। हमें काम करने की आज़ादी है, कहीं जाने आने की आज़ादी है, हमें खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आज़ादी है। ये हम सब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सुविधा देता है, ये चीज़ हमें प्रोवाइड कराता है। अगला अपना राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण। शोषण के विरुद्ध भी हमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि रिच जो पीपल हैं, अमीर जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो लेस पावरफुल का या पुअर पीपल जो हैं उनका शोषण ना कर लें। ये चीज़ भी हमें, इससे भी प्रिवेंट कौन करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ होती है बेगार, आपने सुना हो तो बेगार, या फिर इंग्लिश में हम इसे बोल देते हैं फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर होता है कि ज़बरदस्ती काम करवाना किसी से, या फिर बेगार करवाने का मतलब होता है कि किसी से काम करवा लिया
उसे पैसा ना देना, बिना पैसे के काम करवाना किसी से होता है फोर्स्ड लेबर या बेकार। ये नहीं कर सकते, ये हमारे साथ कोई नहीं कर सकता। इस चीज़ की भी हमें सुविधा कौन देता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और वर्ड है ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब तस्करी। मानव की तस्करी नहीं हो सकती। पहले के ज़माने में होती थी, जब डेमोक्रेसी नहीं था तो इंसान को गुलाम बना के बेच दिया जाता था। अगले एक गुलाम दूसरे किसी आदमी को, अमीर आदमी को बेच दिया जाता था। तो तस्करी नहीं हो सकती, फोर्स्ड लेबर नहीं हो सकता, और 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते। ऐसा काम, वैतनिक काम नहीं करवा सकते, जिसके लिए वेतन मिलता हो वो काम हम करवा नहीं सकते अंडर 14, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से। ये था अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और अपना चौथा जो राइट है जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी है हमें किसकी? रिलीजन, धार्मिक मान्यताओं की। हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं को मानने की आज़ादी है। हम अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम अपने धर्म की वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है, एक धर्म दूसरा धर्म अपना सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। किसी भी धर्म का प्रोपेगेट होता है प्रचार करना। किसी भी धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, ठीक है। ये होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमें वी शुड पे रिस्पेक्ट टू आवर रिलीजन्स या फिर टू अदर रिलीजन्स। जो दूसरे धर्म हैं उनके प्रति हमें उनका आदर करना चाहिए। और अपना एक और फ्रीडम है, एक और राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हम हमारी कल्चर, जो संस्कृति है हमारी, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उससे संबंधित संस्थाएं बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं उससे संबंधित। हमारी जो एजुकेशन, और जो मान लो कि कोई अल्पसंख्यक है, मान लो इस देश में कोई संस्कृत बोलने वाले लोग रहते हैं कहीं, तो वे अपनी ऐसी संस्थाएं बना सकते हैं, ऐसी और एजुकेशनल संस्थाएं बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को बढ़ावा दे, उनके कल्चर को और समृद्ध करे। ऐसी संस्थाएं वो बना सकते हैं, प्रिजर्व करे, उनके कल्चर का संवर्धन करे, ऐसी संस्थाएं वो बना सकते हैं अपनी संस्कृति को फॉलो करने के लिए। और अगला जो अपना राइट है, सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, ये जो अधिकार है वो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। रेमिडीज होता है उपचार, इलाज। हिंदी में इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अपने जो ऊपर वाले हैं, इसको छोड़ के जो जितने भी ऊपर वाले राइट्स थे, ये सब हमें प्रॉपरली मिल रहे हैं या नहीं, सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी दूसरी संस्था के द्वारा हम इनका हनन तो नहीं हो रहा है, ये वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं। अगर ये वॉयलेट हो रहे हैं किसी संस्था के द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, कोई हमारे संविधानों का हनन हो रहा है, हमें ये राइट नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ अपने अधिकार मांग सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले जितने भी अधिकार हैं वो हमें मिलते रहें, ये कौन इंश्योर करता है? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये इंश्योर करता है कि ऊपर वाले जितने भी अधिकार हैं वो हमें मिलते रहें। एक अपना
लास्ट फीचर बचा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसको हम शॉर्ट रूप में DPSP बोलते हैं। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव मतलब निर्देशित, ये निर्देश देता है, निर्देशक हैं ये, हिंदी में बोलते हैं इसे नीति निर्देशक तत्व। ये निर्देश देते हैं किस चीज़ के, ये कोई रूल्स नहीं है, ये कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉज नहीं है, लेकिन ये बताते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि आपको ऐसा करना चाहिए। जब आप नीतियाँ बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर इस बारे में नीतियाँ बनानी चाहिए आपको। ये जो सरकार को बताती हैं, सरकार को निर्देश देती हैं, इन्हें बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं किस चीज़ में, रूल्स बनाने में, इन मेकिंग रूल्स। ठीक है, किसी भी मतलब इनको देख के या इनको विचार करके जो गवर्नमेंट है वो रूल बनाती है। हालांकि इस चीज़ के लिए वो ज़रूरी नहीं है, कंपेल्ड नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन ये बताते हैं सरकार को कि आपको इस तरह के रूल्स बनाने चाहिए जिससे कि पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण, लोक कल्याण का ध्यान रखा जा सके। तो ये थे अपने कुछ सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लेसन इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।